हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो जरूर देखें, सारे क्वेश्चन देखें। इंपॉर्टेंट जीयूसी नेट टीजीटी पीजी अभी सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तीतांजलि दे दी जाए। उपरोक्त कथन किस विचारक के विचार को दर्शाता है? अर्नेस्ट पार्कर, रूसो, एच जे लास्की या टी एच ग्रीन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लास्की। देखिए, लास्की के शब्दों में यदि संप्रभुता संबंधी संपूर्ण विचार का त्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी लाभ होगा। और बार्कर बार्कर के अनुसार प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना न हुई हो। दोनों परिभाषा यार नोट करें जरूर। लास्की क्या कहता है कि यदि संप्रभुता संबंधी संपूर्ण विचार को त्याग कर दिया जाए तो राजनीति शास्त्र के लिए क्या होगा? अस्थाई लाभ होगा। लेकिन बारकर कहते हैं कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जो है निर्जीव, ठीक है, ये कहते हैं कि निर्जीव व निरर्थक, ठीक है, निर्जीव व निरर्थक हो गई है, उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना न हुई होगी। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? जीडीएच कोल, एफ डब्ल्यू मेटलैंड, बोदा, लिंडसे? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जीन बोदा। देखिए, बहुलवादी विचारकों में गियर्क है, मेटलैंड है, विलियम जेम्स दुर्खीम, ये सारे आते हैं। और मैकाइवर आदि के नाम भी उल्लेखनीय। बोदा, बेंथम, हॉब्स, अस्टिन और रूसो जो है एकलवादी प्रभुसत्ता के ये संप्रभुता के प्रतिपादक हैं, एकलवादी, ठीक है, ये बहुलवादी नहीं है। यह किसने कहा? थर्ड क्वेश्चन। नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अधिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। बार्कर, सीएम जोड, लास्की, जेएस मिल? राइट ऑप्शन इसका भी सी हो जाएगा, लास्की हो जाएगा। लास्की का कथन है कि नागरिक को काम का पाने का अधिकार है, नागरिक को इस अधिकार से वंचित रखने का अर्थ है कि उन साधनों से वंचित करना, ठीक है, उन साधनों से वंचित करना, रखना जो उसके व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो उसके व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए क्या है? आवश्यक है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और लास्की के अनुसार एक बेकार व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं होता। वाकई में एक बेकार व्यक्ति बैठा है, उसके जीवन में बेरोजगार बैठा है, उसके जीवन में काम नहीं है, तो फिर उसके जीवन का कोई मतलब नहीं होता, ये कहते हैं लास्की। अतः व्यक्ति के लिए रोजगार जुटाना, ठीक है, जैसा कि बहुत जरूरी है व्यक्ति के लिए रोजगार जुटाना, और जो है राज्य का परम कर्तव्य होना चाहिए, जो कि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, और निकलती हैं तो पूरी नहीं होती, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही समझा जाता है? अधिकार व्यक्ति की शक्ति का दूसरा नाम है, बी है समाज के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव है, सी है अधिकार ईश्वर की देन है, और डी है अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। तो कौन सा कथन सही समझा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज क्या करता है? उसे मान्यता प्रदान करता है, और फिर वो क्या होता है? उसे राज्य लागू कर देता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। और अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण है कि अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव है। ठीक है, समाज में ही यह संभव है, और अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण जो समाज है, ठीक है, संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है, और उच्चतम विकास के लिए आवश्यक है व्यक्ति के। और सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, और राज्य क्या करता है? उसे लागू करने की व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, यह किसने कहा है? ब्राइस ने, बार्कर ने, लास्की ने, गार्नर ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लास्की। लास्की के अनुसार हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। ठीक है, यानी क्या अधिकार जो है जिसको उसने मान्यता प्रदान करी है, मान्यता दी है। और राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता है, ठीक है, राज्य अधिकारों को
जन्म नहीं देता है और लास्की बल्कि उन्हें मान्यता सिर्फ प्रदान करता है। ठीक है, और लास्की अधिकार को राज्य से ऊपर मानते हैं, ये पॉइंट नोट करें। लास्की जो है राज्य अधिकारों को, जो अधिकार है व्यक्ति के, राइट्स हैं जो व्यक्ति के, उसे राज्य से ऊपर मानते हैं। ठीक है, राज्य से ऊपर मानते हैं लास्की। ऑप्शन सी। 6 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है अगर तो उसे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जाए? नागरिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने देश का नागरिक होता है, अगर उसे इस तरीके की सुविधा प्राप्त नहीं तो फिर वो उसे नागरिक स्वतंत्रता नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि मनुष्य के उन अधिकारों से है जिनका उपयोग समाज द्वारा जो मर्यादित, ठीक है, समाज द्वारा मर्यादित कानूनों में रहकर करने के लिए स्वतंत्र होता है। और ऐसे अधिकारों में दैहिक स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, भ्रमण यानी घूमना टहलना, आवागमन आदि की सुविधा होनी चाहिए और कानून के समझ उसे समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, निजी वस्तुओं को रखने की स्वतंत्रता आदि ये सब नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मतदान का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, समान योग्यता के आधार पर समान पद पाने का अधिकार, ये सब आते हैं राजनीतिक अधिकार में। और सरकार की आलोचना का अधिकार आदि ये सब राजनीतिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रत्येक देश की स्वतंत्रता है। और प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा अब जो है ये प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा अब फिलहाल इस मान्य नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के अनुपूरक है? पूरक नहीं, अनुपूरक। मैकियावेली, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, मैकाइबर। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी मैकाइबर। देखिए, लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले उदारवादी स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी अवधारणा मानते हैं। ठीक है, जबकि सकारात्मक उदारवादी लास्की, टोनी, हाउ, हाउस, पोलार्ड, मैकाइबर इत्यादि विचारकों स्वतंत्र समानता को एक दूसरे के अनुपूरक मानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने कहा, 8 क्वेश्चन, किसने कहा न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है, समाज की मर्यादा भी बनी रहती है? मरियम, लास्की, ब्राइस, रैफेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डी डी रैफेल। ठीक है, तो रैफेल, डी डी रैफेल के अनुसार न्याय दो मुखी अवधारणा है। क्या है? दो मुखी अवधारणा है, और यह कानूनी और नैतिक दोनों होता है, और इसका संबंध समाज की व्यवस्था तथा समाज के अधिकारों से उतना ही होता है जितना कि व्यक्तिगत अधिकारों से। और यह परंपरागत तथा सुधारवादी दोनों विशेषताओं को का पोषक होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। 9 क्वेश्चन है, एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? लेनिन से, स्टालिन से, माओ से या टीटो से? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टालिन। देखिए, 1924 में प्रकाशित, ठीक है, 1924 में प्रकाशित प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ, ठीक है, लेनिनिज्म। तो प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म 1924 में प्रकाशित स्टालिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक देश में समाजवाद की स्थापना क्या है? संभव है, और भले ही बाकी दुनिया में पूंजीवाद का प्रभुत्व रहे। वस्तुतः लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन और ट्राटस्की के बीच सत्ता के लिए जो संघर्ष चला था उसी में, ठीक है, उसी में ट्राटस्की को मात देने के लिए स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा बुलंद किया था, और हालांकि वह मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पॉइंट है, राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प नहीं प्रदान करता है। बी है, राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है। सी है, राज्य मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया। और फोर्थ है, ये फोर्थ पॉइंट है, राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। और 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या में संरचना के अंदर समाज के कानूनी और राजनीतिक ढांचे,
तथा सामाजिक चेतना की विभिन्न व्यक्तियां धर्म, नैतिक आदर्श, साहित्य, कला एवं संस्कृति को जाता है। ठीक है, तो राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है, मार्क्सवादी मानते हैं। और राज्य ने राज्य संबंधी व्यवसायी सिद्धांत को विकसित नहीं किया है, मार्क्स ये कहता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? लोक कल्याणकारी राज्य, बुजुर्गवाद राज्य, प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बुजुर्गवाद राज्य जो है उदारवाद से मेल नहीं खाता है। देखिए, सकारात्मक उदारवाद की विचारधारा ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को क्या किया है, उसे आगे बढ़ाया है। उदारवादी लोकतंत्र को प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार के रूप में देखा जाता है। किसके? सीमित सरकार और प्रतिनिधि सरकार के रूप में देखा जाता है उदारवादी लोकतंत्र को। और मार्क्सवादी विचारकों द्वारा उदारवादी राज्य को बुजुर्गवाद राज्य के रूप में प्रचारित किया जाता है। जो मार्क्सवादी विचारक हैं उनके द्वारा जो उदारवादी हैं उन्हें बुजुर्गवाद राज्य के रूप में उन्हें प्रचारित किया जाता है, उन्हें बुजुर्गवाद राज्य बुजुर्गवाद कहते हैं। और उदारवाद पर मार्क्सवाद का आरोपण है और इसलिए इस उदारवाद की विशेषता के रूप में इसे नहीं देखा जाता। ठीक है, बुजुर्गवाद राज्य। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है? लेनिन ने, मार्क्स ने, स्टालिन ने, माओ ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन ने। लेनिन ने अपने विख्यात कृति थी इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूंजीवाद की विस्तारवादी नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्रों में समाजवाद का रूप धारण कर लेती है। और दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय स्तर पर तो पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता ही है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद का जाल फैलाकर, ठीक है, जाल फैलाकर अल्प विकसित राष्ट्रों का के शोषण को क्या करता है, तत्पर रहता है। ठीक है, कौन सी कृति थी इसकी? इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन। 13 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे? थोरो की कृतियों, टॉलस्टॉय की कृतियों, रस्किन की कृतियों, इन सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी की कृतियों। ठीक है, गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक थी। ठीक है, ये थी अनटू दिस लास्ट। ठीक है, पढ़ा और इससे वो इतना प्रभावित हुए। ठीक है, इससे वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया। किस नाम से किया, कई बार पूछ लेता है किसका नाम, तो सर्वोदय के नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। किसमें? गुजराती, इस कृति का। ठीक है, गुजराती भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। और अमेरिकन अराजकवादी लेखक हेनरी डेविड थोरी, ठीक है, डेविड थोरी की पुस्तक थी वन द ड्यूटी ऑफ सिविल जो है डिसबेलेंस, और उस पर पर्याप्त प्रभाव डाला था। ठीक है, और उससे उन्होंने सविनय अवज्ञा का सिद्धांत ग्रहण किया था। और उस रूसी लेखक टॉलस्टॉय थे, ये थे रूसी लेखक। ठीक है, टॉलस्टॉय। और इनकी कृतियों का भी इनके ऊपर, गांधी जी के ऊपर जो है प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और इन सभी का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। और गांधी जी के अहिंसा संबंधी जो संदेहों का निराकरण जो है इनकी पुस्तक ने किया था, टॉलस्टॉय की जो थी पुस्तक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इन सभी की कृतियों में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे फासिस्ट महिमा मंडित करते हैं? हिंसा, युद्ध, नेता, जनता। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंसा, युद्ध और नेता। ठीक है, जनता की बात नहीं, क्योंकि फासिस्ट महिमा मंडित करते हैं। देखिए, मुसोलिनी के शब्दों में मुसोलिनी क्या कहता है? इटली का मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर, दोनों फांसीवाद के उदाहरण हैं। देखिए, मुसोलिनी के शब्दों में प्रजातंत्री शासन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह समय समय पर लोगों को जनता की संप्रभुता का झूठ मूठ आभास देती रहती है,
जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य होती है, गुप्त होती है तथा अनुत्तरदायी हाथों में रहती है। ठीक है, उत्तरदायी हाथों में रहती है। और फांसीवाद का विचार है कि जन साधारण अज्ञानी होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है, वो अंधविश्वासी होता है, ये सब मानते हैं ये लोग। ठीक है, फासिस्टवादी। और जो है इनका भावुक भी होता है, वो कहते हैं, और इसलिए इनका समर्थन नहीं करते। और उसके द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि जो है ज्ञानी लोग, अंधविश्वासी लोग और भाविक लोगों के हाथों में राष्ट्र का नेतृत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकते। और मुसोलिनी के शब्दों में पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का। ये सब कहे थे किसने? मुसोलिनी। क्या कहा था? इसके ये परिभाषा पूछता है एग्जाम में कई बार, टीजीटी में और एग्जाम में आता रहता है। ये कहता है कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान होता है जो नारी के जीवन में मातृत्व का होता है। ठीक है, ये इसने तुलना करी है। और मुसोलिनी के शब्दों में ये कहता है, और हिटलर का भी कथन है कि अविराम युद्धों से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। हिटलर कहता है कि अविराम युद्धों से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति जो है वो विनाश के गर्त में चली जाएगी। ये कहता है कौन? ये कहता है हिटलर। और फांसीवादी विचारधारा में आज्ञा, अनुशासन और सत्ता पर बल दिया जाता है। जनसाधारण के नेतृत्व को आंख मूंद पर विश्वास करना चाहिए, इनका कहना है कि जो शासक या नेता करता है। ठीक है, और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। और मुसोलिनी के दो नारे थे। प्रथम नारा था कि मुसोलिनी सदैव सही होता है, और द्वितीय है कि उसके आदेशों में हमें विश्वास करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए तथा उनके लिए युद्ध तक को उद्धत रहना चाहिए। तो हिंसा, युद्ध और नेता, ये तीनों चीजें फासिस्ट महिमा मंडित करते हैं। 15 क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है संचित मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संचित मत प्रणाली। ठीक है, संचयी मत प्रणाली से अल्पसंख्यकों को कम से कम 1 या 2 प्रतिनिधि हर निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित हो जाते हैं, और इनके अनुसार प्रत्येक मतदाता को उतने कम मत देने का अधिकार जो है उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार होता है कि ये मत जो है सभी उम्मीदवारों को बांट कर दें अथवा किसी एक उम्मीदवार को ही सही मत दे दें। और इस तरह से प्रतिनिधित्व व्यापकतम होता है और उन अल्पसंख्यक दलों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, और जिन्हें साधारण रीति से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि संचयी मत प्रणाली, संचित मत प्रणाली। एकल संकमणि 16 क्वेश्चन, एकल संकमणि मत प्रणाली इस रूप में भी जानी जाती है बहुल मतदान पद्धति, प्रत्यक्ष मतदान या हेयर पद्धति या सूची पद्धति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हेयर पद्धति के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा है। ठीक है, और एकल संक्रमणी मत प्रणाली को सबसे पहले कार्ल एंडरे ने निकाला था। कार्ल, ठीक है, एंडरे। और परंतु इसे इंग्लैंड के थॉमस हेयर, लेकिन इसे इंग्लैंड के कौन? थॉमस हेयर ने इसे 1859 में परिष्कृत किया था। कब? 1859 में, मतलब सामने आया। और इसे हेयर व्यवस्था के नाम से इसीलिए जाना जाता है। ठीक है, हेयर पद्धति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत का एक अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, निजी संगठन। और 17 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो है लोकमत का अभिकरण नहीं है। देखिए, जनमत कभी स्थिर नहीं होता है और वह बराबर बदलता रहता है। वह केवल मतपेटी में ही समय समय पर प्रकट नहीं होता। समाचार पत्र हैं, ठीक है, जैसे प्रेस है, समाचार पत्र हैं, रेडियो, टेलीविजन, सब कुछ इसमें आते हैं। राजनीतिक दल लगातार जनमत से संबद्ध होते हैं, और रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि भी जनमत की दृष्टि से हिस्सा लेने लगे हैं। और न्यायपालिका का कार्य तथ्यात्मक निर्णय करना है, वह लोकमत के निर्माण में भाग नहीं लेता है। बाकी राजनीतिक संगठन, निजी संगठन आदि सब। नेक्स्ट है, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? मास्का की अवधारणा, रॉबर्ट मिशेल का सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत या डुअर्जर।
राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डुअर्जर की अवधारणा कहलाती है। डुअर्जर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज, क्या पुस्तक थी इसकी? पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणाली में घनिष्ठ संबंध माना है। उसके अनुसार सामान्य बहुमत प्रणाली में द्विदलीय दलिता का सिद्धांत उभर कर सामने आता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमेशा बहुदलीय पद्धति की सहगामी होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है, ठीक है। तो डुअर्जर की अवधारणा ऑप्शन डी। 19 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है? डी राफेल, अर्नेस्ट बर्गर, सीबी मैकफर्सन, जॉन लेमनार्ड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन ने अपनी चर्चित की थी डेमोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है, डेमोक्रेटिक थ्योरी। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी है? सीबी मैकफर्सन की। डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल के अंतर्गत इन्होंने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है और सहभागिता मूलक, लोकतंत्र मूलक, लोक तंत्रीय प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? संविधान और संवैधानिक शासन एक ही है। संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं है। सी है संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है और डी है संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। कौन एक सत्य है? देखिए, हर राज्य में किसी न किसी प्रकार का एक संविधान तो अनिवार्यतः होता ही है, पर हर ऐसे राज्य में संवैधानिक सरकार भी हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है। संवैधानिक सरकार हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन संविधान होता ही है क्योंकि उसी के अनुसार चलता है देश। अतः राज्य में केवल संविधान का होना ही सरकार को संवैधानिक नहीं बनाता है। यानी सिर्फ संविधान है तो इसका मतलब नहीं वो संवैधानिक सरकार है, ठीक है। केवल वही सरकार ही संवैधानिक सरकार कही जाएगी जो संविधान पर आधारित हो, संविधान द्वारा सीमित व नियंत्रित हो, ठीक है, और स्वेच्छापूर्वक के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही संचालित हो, यानी कानून के अनुसार ही चले, वो संवैधानिक शासन कहलाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक स्वैच्छाचारित शासन का विलोम है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।